नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के लीगल ऐसे सीरीज में लीगल ऐसे सीरीज जो कि हर सैटरडे आती है हमारी, बीच में थोड़ी डिसकंटिन्यू हुई थी लेकिन अब कोशिश करूंगा कि ये गत बनी रहे, कंटिन्यूअसली बनी रहे। तो चलिए आज हम बात करेंगे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 के बारे में, जिसे शॉर्ट में आफ्स्पा भी कहा जाता है। तो आज हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि हर बार हम जो भी टॉपिक की चर्चा करते हैं तो ये करंट बर्निंग इशू रहता है, करंट न्यूज में बना हुआ रहता है। तो 5 दिसंबर के दिन एक खबर आई नागालैंड से कि यहाँ पर आर्मी ने 15 सिविलियंस को गलती से मार दिया है, उनको इंसर्जेंट समझ के। इसे लेकर काफी रोष देखने को मिला नागालैंड की लोकल पॉपुलेशन में। नागा पीपल अपने आप में काफी एग्रेसिव माने जाते हैं और इसी को देखते हुए उन्होंने वापस यहाँ पर आर्मी पर अटैक करा। तो एक लोकल पॉपुलेशन और आर्मी के बीच में गतिरोध देखने को मिला, ये वायलेंस देखने को मिला। इस चीज की जो बात है संसद में भी की गई। संसद में होम मिनिस्टर ने खुद ये माना कि हाँ, ये गलती से एक एम्बुश समझ के यहाँ पर एक अटैक कर दिया गया था सिविलियन व्हीकल के ऊपर और उससे चलते हुए 15 सिविलियंस की डेथ हुई। इसके बाद में नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर है, ये कोलिशन गवर्नमेंट का ही पार्ट है, एनडीए का ही पार्ट है इनकी पार्टी। इन्होंने यहाँ पर डिमांड की है कि आफ्स्पा जो है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है, ये नागालैंड से रिपील कर देना चाहिए। अपने आप में नागालैंड में काफ़ी लंबे समय से इंसर्जेंसी देखने को मिली है और इसी इंसर्जेंसी को देखते हुए यहाँ पर ये एक्ट लागू किया गया है। क्या है इस एक्ट में, क्या पावर देता है ये आर्मी को, हम सारी चीज़ों के बारे में आज के डिस्कशन में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस एक्ट का बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमने जो बात करी उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी हम जान लेते हैं यहाँ पर कि जून 2021 में यहाँ पर एंटायर नागालैंड स्टेट को एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया अगले 6 महीनों के लिए अंडर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। उसके बाद में यहाँ पर आर्मी को पावर मिल जाता है कि आर्मी को कुछ ऐसी एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है यहाँ पर इंसर्जेंसी को रोकने के लिए। तो कंप्लीट नागालैंड को डिस्टर्ब्ड और डेंजरस कंडीशन में माना गया, जिसको देखते हुए यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को पावर दी गई। सिविल पावर से ज्यादा जो पुलिस को पावर होती है उससे कहीं ज्यादा आर्म फोर्सेस को यहाँ पर पावर दी गई। दैट द यूज ऑफ आर्म फोर्सेस इन एड ऑफ द सिविल पावर इज नेसेसरी। यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया का मानने का मतलब ये है कि आर्म्ड फोर्सेस मतलब आर्म फोर्सेस का पावर यूज करना यहाँ पर एसेंशियल हो गया है, जरूरी हो गया है, नेसेसरी हो गया है। अब जब हम बात करते हैं आफ्स्पा की आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में, तो ये बिल पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा और इनेक्ट किया गया था सितंबर 11, 1958 को। आजादी के 10 वर्ष भी नहीं हुए थे कि ये एक्ट अपने आप में आ गया था। 1958 से ये लगातार लागू है ये एक्ट। उस वक्त ये एक्ट को लाया गया था बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफी ज्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा था। उस वक्त नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स नहीं हुआ करते थे। असम अपने आप में सबसे बड़ा स्टेट था और मणिपुर स्टेट था। उसके बाद में असम का विभाजन होते गया और नए नए राज्य बनते गए और नागालैंड भी एक राज्य बना। उस वक्त असम में एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, उस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था नागालैंड, नागा हिल्स इसे कहा जाता था। तो यहाँ पर नागा इंसर्जेंसी देखने को मिली थी। थोड़ा सा और यहाँ पर बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। जब ब्रिटिश हमारे देश को आज़ाद कर गए तो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा राजे रजवाड़े थे, उसके अलावा और कुछ स्टेट्स भी थे और अलग अलग कम्युनिटी के कुछ ऑटोनोमस एरियाज भी थे। तो उन ऑटोनोमस एरिया में जहाँ पर लोगों को पावर दी गई थी, उन्हीं में से एक एरिया था नागा हिल्स का, जहाँ पे नागा पीपल्स रहते थे। तो इन नागा पीपल्स ने आज़ादी के समय भारत से इंटीग्रेट होने का मना कर दिया। एक फ्रैक्शन ऑफ नागा पीपल ने, एक फ्रैक्शन मॉडरेट था, इन्होंने भारत के साथ में विलय को, भारत के साथ में मर्जर को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद में कंटिन्यूअसली ये गतिरोध बना रहा। जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, जो ये कहते थे कि नागालैंड अपने आप में एक नया देश बने, इनकी ये डिमांड काफ़ी लंबे समय तक चलती रहे। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सी एक ग्रुप बना, उस ग्रुप का विभाजन हुआ, 2 ग्रुप से 3 ग्रुप बने। एक ग्रुप सरकार के साथ में काम करने को तैयार हो गया, एक ग्रुप अभी भी वॉयलेंट रास्ता अपनाए हुए है।
तो अपने आप में इसी ही कंट्रोल करने के लिए आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लाया गया, जिससे इंसर्जेंसी में रोक आए और एरिया में, नागालैंड में और इसके आसपास जहां पर भी डिस्टर्ब्ड एरिया है वहां पर नॉर्थ ईस्ट एरिया में शांति बनी रहे। तो आफ्सा जो है ये आर्म फोर्सेस को पावर देता है कि वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करके रखे इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। इन डिस्टर्ब एरिया क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इस एक्ट के अंतर्गत अगर 5 या इससे ज्यादा लोग किसी एरिया में इकट्ठा होते हैं, कहीं पर भी इकट्ठा होते हैं, तो आर्मी उन्हें एक वार्निंग देने के बाद में डायरेक्ट उन पे फायर कर सकती है। आर्मी के पास में फायर करने के अलावा यहां पर और भी पावर है, जैसे वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, किसी भी प्रेमाइसेस में एंटर और सर्च कर सकती है उसको विदाउट वारंट, और यहां पर बैन द पोजीशन ऑफ फायर आर्म्स। यहां फायर आर्म्स को कोई भी पजेस नहीं कर सकता, इस पे बैन है। उसके अलावा अगर हम बात करें डिस्टर्ब्ड एरियाज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के सेक्शन 3 में बताया गया है कि डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होंगे। डिस्टर्ब एरिया जो है बेसिकली ये गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया है कि वो किस किस एरिया को नोटिफाई करेंगी एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया। ऐसे ये सेक्शन 3 जो है सेक्शन 3 में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में दिया गया है। अब जिस एरिया में टेररिज्म है या इंसर्जेंसी है, उस एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, मतलब यहां से हमें यह समझ में मिलता है कि केंद्र सरकार का इस पर पूर्णतः कंट्रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे तौर पे गवर्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, ये गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में ही माने जाते हैं उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में। तो यहां पर केंद्र सरकार ये तय कर सकती है कि कौन सा एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया होगा। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को भी डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकती है, किसी तहसील या तालुका को भी डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकती है, किसी स्टेट को भी पूर्णतः डिस्टर्ब एरिया केंद्र सरकार घोषित कर सकती है। एक और बात यह है कि इंसर्जेंसी और टेररिज्म के अलावा अगर कोई 2 रिलीजियस ग्रुप या रीजनल ग्रुप्स या कास्ट या कम्युनिटी या रेशियल ग्रुप्स के बीच में, 2 या इससे अधिक के बीच में वो जो डिस्प्यूट होता है, तो इस डिस्प्यूट को भी मेंटेन करने के लिए, वहां पे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगाया जा सकता है। तो यहां पर हमने ये जान लिया कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट किस स्थिति में लगता है, किस कंडीशंस में लगता है, और उसके साथ ही साथ यहां पर कौन, किस सरकार के पास में, किसके पास में अथॉरिटी होती है। स्टेशन, पुलिस स्टेशन बाय पुलिस स्टेशन भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। देख लेते हैं कहां कहां ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अभी मौजूद है। जैसे 1958 में जो एक्ट आया था, ये आया था खासकर असम और मणिपुर स्टेट्स के लिए। उस वक्त असम स्टेट बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, अरुणाचल, नागालैंड, और ये भी इसी का पार्ट हुआ करते थे। तो अगर हम आज की स्थिति में देखें तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय का कुछ हिस्सा, नागालैंड, मणिपुर का कुछ हिस्सा और मिजोरम, इन सारी जगह पर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू है। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी ऐसा ही एक सिमिलर एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जम्मू एंड कश्मीर है लागू पहले से ही। यहां पे टेररिज्म कंट्रोल करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में ये लगाया गया है। एक और दिलचस्प बात आपको बताना चाहूंगा कि त्रिपुरा, जो कि एक बहुत नॉर्थ ईस्ट का ही एक पार्ट है, 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यहां पे भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ था। लेकिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं मानिक सरकार, इन्होंने काफी अच्छा काम करते हुए गवर्नमेंट के साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कैसे धीरे धीरे करके यहाँ पर पुलिस स्टेशन इन्होंने आफ्सा को यहाँ पर रिपील करते रहे और डिस्टर्ब्ड एरिया से बाहर निकालते रहे। और आज की स्थिति में अगर हम देखें तो त्रिपुरा में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नहीं है, उनके अलावा सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है। तो आज के दिन में ये जरूरत हो जाती है कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट शांति स्थापित करने के लिए साथ में मिलकर सामंजस्य से काम करे, जिसका एक उदाहरण त्रिपुरा राज्य ने दिया है।
अब बात ये होती है कि क्या ज़रूरत होती है, तो इंसर्जेंसी से कॉम्बैट करने के लिए, बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की आज की स्थिति में भी ज़रूरत है। ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है और ये एक वास्तविकता के रूप में भी देखा जाता है। उसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा इंसर्जेंसी देखने को मिलती है तो उस स्थिति में आर्मी को एक पावर ज़्यादा देना ज़रूरी हो जाता है कि वो विदाउट हेजिटेशन कोई भी ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट कर सके। अदरवाइज यहाँ पे इंसर्जेंट्स जो है उन्हें एडवांटेज मिलेगा। उसके अलावा आर्मी का मॉरल भी प्रोटेक्ट रहे और इंटीग्रिटी भी प्रोटेक्ट रहे, इसके लिए भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हर कृत्य के लिए अगर इन्हें कोर्ट में ले जाया जाएगा तो कहीं ना कहीं आर्मी का भी मॉरल गिरेगा और जो एक समाज में, सोसाइटी में आर्मी का एक जो रेपुटेशन है उसे भी धक्का पहुंचेगा। अब बात यह आती है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको लेकर कई बार क्रिटिसिज्म भी किया गया है। क्यों क्रिटिसिज्म किया गया है? क्योंकि जो हमारी आर्मी है, सिक्योरिटी पर्सनल्स को जो एब्सोल्यूट पावर दी जाती है, इससे कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एट्रोसिटी, बहुत अलग अलग तरीके की एट्रोसिटीज की जाती है लोकल पॉपुलेशन के साथ में। उसके अलावा ह्यूमन राइट वायलेशन, मानव अधिकारों का भी उल्लंघन देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली इस एक्ट को देखें तो ये वायलेशन करता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR, उसके साथ में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जिसे हम शॉर्ट में ICCPR कहते हैं। उसके अलावा कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, जिसका भारत एक सिग्नेटरी है लेकिन इससे रेटिफाई नहीं किया गया है। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और इसके कई प्रोविजन जो एब्सोल्यूट पावर दी गई है सिक्योरिटी पर्सनल्स को, ये वायलेट करते हैं इन कन्वेंशंस को। अब बात यह कहा गई कि इसका जब इतना ज़्यादा विरोध किया गया है, कई अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इसका विरोध, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी समय समय पे देखने को मिले। अभी जो नागालैंड में हुआ, उससे पहले भी कई गतिविधियां ऐसी हुई है और कई बार सेना की आलोचना भी की गई है, सरकार की भी आलोचना की गई है जिन्होंने इस कानून को बनाए रखा है। तो इसकी क्या स्क्रूटिनी नहीं हुई अभी तक? क्या इसे रिविजिट नहीं किया गया? तो इसका उत्तर है कि हाँ, इसे कई बार रिविजिट किया गया है, कि इस कानून की कई बार स्क्रूटनी की गई है। सबसे पहले अगर महत्वपूर्ण रूप से हम देखें कब कब इसकी की गई है स्क्रूटनी, तो BP जीवन रेड्डी कमेटी जो कि 2005 में गठित की गई थी, इन्होंने अपनी एक रिपीट यहाँ पर उन्हें बताया गया था कि वो इसकी स्टडी करे कि क्या सच में इस कानून की जरूरत है। उसके अलावा वीरप्पा मोइली रिपोर्ट जो कि सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2007 में आई थी, इन दोनों ही कमेटीज ने यहाँ पर यह कहा था कि इस एक्ट को रिपील कर देना चाहिए। उसके अलावा जस्टिस वर्मा कमेटी जो कि 2013 में बनी थी और उसके अलावा जस्टिस हेगड़े कमीशन जो कि 2013 में बना था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जो एक ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ था उसको देखते हुए गठित किया गया था जस्टिस हेगड़े कमेटी। इन दोनों ने भी यहाँ पर काफ़ी इसकी स्टडी करने के बाद में, ग्राउंड रियलिटीज देखने के बाद में यही कहा था कि सपोर्टेड नीड टू एड्रेस द अब्यूज कमिटेड अंडर आफ्सपा, की आफ्सपा के अंदर जो भी यहाँ पर अब्यूज किए जा रहे हैं, एट्रोसिटी किए जा रहे हैं, इसे एड्रेस करने की, इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है हमें, क्योंकि कई बार ये इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है सिक्योरिटी पर्सनल्स के द्वारा, और ज़रूरत है कि हम इसमें चेंजेस लेकर आए, इस पर्टिकुलर एक्ट में इसमें बदलाव लाए और इसे इतना कठोर ना बना के रखें। अब बात ये आती है कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड ये हो सकता है, अभी अगर हम स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बारे में बात करें तो जैसे त्रिपुरा के उदाहरण की बात करें कि कैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर मिलके पुलिस स्टेशन आफ्सपा को डिस्टर्ब्ड एरिया का जो एक डिस्टर्ब एरिया की डेफिनेशन से बाहर निकाला। अभी ज़रूरत है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में ले और यहाँ पर एक लोगों में पीस लेकर आने के लिए, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए साथ में काम करें। उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर रोजगार, एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके चलते हुए बहुत सारे युवा जो है इंसर्जेंट्स के साथ में जुड़ जाते हैं, इनको बहकाया जाता है। तो ज़रूरत है कि यहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जहाँ जिसको लेकर जो वल्नरेबल यूथ है वो सही वे में डाइवर्ट हो। तो ऐसे ही कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्रश्न आपसे भी है कि कैसे हम इस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को क्या हमने बनाए रखना चाहिए कि हमने इसे रिपील कर देना चाहिए। अगर हम रिपील करते हैं तो किन तरीकों से हम इसे कर सकते हैं, क्या और ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे ऐसे एक्ट की हमें ज़रूरत पड़े ही नहीं, जिस पर इतनी उंगलियां उठाई जाती है।
चलिए हम हमारा डिस्कशन आज का खत्म करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है कि इस पिक्चर में, अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एक पिक्चर दी हुई है यहाँ पर लेडी की, जिन्होंने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अगेंस्ट एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। बहुत से यहाँ पर उन्होंने इसके अगेंस्ट एक विरोध करा है, आंदोलन करा है, यहाँ पर उन्होंने फास्टिंग करी है, आमरण अनशन भी करा है इसको लेकर। तो इस लेडी का क्या नाम है? अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पिक्चर दिख जाएगा, अगर आप इसे पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी वो लेडी थी जिन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अगेंस्ट। तो चलिए आज का हमारा डिस्कशन ये समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, हमने जो पॉडकास्ट पर अगर आप सुन रहे हैं तो अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए, रेफरेंस मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, तो वह आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएंगे। उसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.lawsico.com भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।